हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आपका लर्न विद सविता में। आज की वीडियो जो है सेकंड पार्ट है ये। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, जिसके अंदर मैंने पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ जर्नल टिप्स शेयर किए थे जो ओवरऑल पेपर को लेकर थे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब आप पेपर कर रहे होते हो क्वेश्चन वाइज किस तरीके से आपको किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। टिप्स फॉर पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए, किन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अपने मार्क्स को कुछ स्कोर कर पाए। जब आप हिस्ट्री का पेपर कर रहे होते हो, यहाँ पर मैं हिस्ट्री के पेपर का एग्जांपल ले रही हूँ, और हिस्ट्री पोल साइंस हर तरीके के पेपर में इसी तरीके से होता है। कुछ गलतियां हैं जो अवॉइड करके आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर मैं हिस्ट्री का एग्जांपल ले रही हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट को ले रही हूँ। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2019 में ही एग्जाम पैटर्न में काफी बड़ा चेंजेस हुए थे, जिसमें काफी ओवरऑल पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया था। इस साल फिर से कुछ चेंजेस हुए हैं, क्वेश्चंस में चेंजेस हुए हैं, तो जिसकी वजह से एमसीक्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बट पहला क्या होता था कि 1 to 20 मार्क्स क्वेश्चन होते थे, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के एमसीक्यू होते थे। इस बार क्या है, 1 to 16 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। उसके अलावा 3 मार्क्स के 3 सोर्स बेस्ड पैराग्राफ आएंगे, वो भी एमसीक्यू ही हैं, जो कि मुझे लगता है ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, जो बच्चों को मार्क्स को स्कोर करने में बहुत हेल्प करने वाला है। जब आपके सामने सोचो पैराग्राफ दिया हुआ होगा और आपको जो एमसीक्यू आ रहे हैं वो पैराग्राफ में से ढूंढ कर ही आपको करने हैं, तो ये 9 नंबर तो आपको सोचो मार्क्स गेन करने में कितना हेल्प करने वाले हैं। तो एक पैराग्राफ होगा, सोर्स बेस्ड पैराग्राफ होगा, उसके 3 क्वेश्चंस होंगे और 3 ऑप्शंस चूज करके आपको बताना होगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चंस आएंगे 9 मार्क्स के। तो ये काफी हेल्प करने वाले हैं आपको मार्क्स बढ़ाने में। पहला आता है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो एमसीक्यू, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं जिनके 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस को करते समय आपको, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 का ऑप्शन थर्ड सही है, तो आप बच्चे क्या करते हैं गलती कि पहला लिख दिया आंसर 1, 1 का थर्ड, थर्ड लिख के छोड़ देते हैं। थर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है अगर आप उसको भी साथ में लिख देंगे तो एग्जामिनर को उसको चेक करने में बहुत आसानी होगी और आपका आंसर जो है वो क्लियरली नजर आएगा। जब आप 1 का थर्ड, 2 का फोर्थ, 3 का 1, इस तरीके से जब आप सिर्फ नंबरिंग कर देते हो तो उससे एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है, जिसमें उसका समय भी वेस्ट होता है और बच्चे का पेपर चेक करने में भी काफी टाइम लगता है, और इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं छोड़ता वो। इस तरीके से 12th क्लास के बच्चों से इस तरीके की चीजें तो एक्सपेक्ट नहीं की जाती। पेपर करने का तरीका बेटर होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए आपका पेपर का। नेक्स्ट आ जाते हैं वन लाइन आंसर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको एक लाइन में देने पड़ते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, या हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक प्रॉपर तरीके से आपको देना होता है कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख सेंटर्स हैं, जो भी मेन सेंटर्स हैं, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, नागेश्वर, बालाकोट। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर लाइन में आंसर लिखना होता है। ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता के ये प्रमुख सेंटर थे, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा लिखकर छोड़ दिया। एक आंसर देने का तरीका होता है, आप उस आंसर को प्रॉपर तरीके से लिखिए। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक होता है उसके अंदर जो आंसर आना होता है ना, आंसर नंबर 5 डाल के वो सीधा जो आंसर ब्लैंक में आना होता है सीधा वो लिख देते हैं बस। तो इसके लिए आप कोशिश करेंगे, अगर पूरा ही स्टेटमेंट उतारेंगे, पूरा क्वेश्चन उतारेंगे और फिर उसको फिल करेंगे, तो वो एक काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और अच्छी भी लगती है बच्चे को। चलो, पेपर करने का नॉलेज तो है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में भी इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, आंसर ट्रू, फॉल्स, टी, एफ,
ऐसे करके लिख देते हैं या राइट रॉन्ग ऐसे करके लगा देते हैं, तो ये गलतियां ना करें। पूरी स्टेटमेंट लिखे पहले और फिर उसके बाद उसको ट्रू या फॉल्स जो भी आ रहा है उसके सामने वो चीज लिखें। नेक्स्ट आ जाता है मैचिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि मैचिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑप्शंस वगैरह डाल देते हैं उसके, जैसे 4 ऑप्शन सही है तो 4 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। बट मेरे हिसाब से अगर आप पूरा मैचिंग आंसर ही लिख देंगे ना, इसका मैच ये है, वो काफी बेहतर होता है समझने के लिए और चेक करने के लिए भी। हाँ, बट अगर आप स्पीड वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे की स्पीड थोड़ा कम है, क्योंकि पूरा आप उतारेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। बट अगर आप उतार के सही तरीके से पूरा मैच ही लिख देंगे आंसर में, तो वो काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट एंड रीजन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो भी ऑप्शन सही आपका आ रहा है वो पूरा ऑप्शन लिख दीजिए आप। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो इसका सीधा आंसर आ रहा है आंसर नंबर 1 डाला। इसका थर्ड ऑप्शन जो है सन 1922 में की गई थी, तो आपको आंसर 1 थर्ड ऑप्शन सन 1922 ऐसे लिखेंगे तो ये काफी अच्छा रहता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन है सिंधु घाटी की लिपि को क्या नाम दिया गया था, प्रॉपर आंसर लिखेंगे सिंधु घाटी की लिपि को चिन्हात्मक लिपि नाम दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है लिखने का। फिल इन द ब्लैंक में भी अगर इसी तरीके से आप पूरा क्वेश्चन उतार के अगर उसको फिल करेंगे वो काफी हेल्प करता है। ट्रू फॉल्स में भी इसी तरीके से करना है। मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके 4। 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस आते हैं, 12 नंबर के आते हैं। तो उनको किस तरीके से करना है आपको, जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ उसका रिलेवेंट आंसर ही दें, बेकार की चीजें ना डालें। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो सिर्फ जो चीज पूछी जा रही है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें और सीधा आंसर को लिख दें। हेडिंग डालें, सब हेडिंग डालें और उसको हेडिंग सब हेडिंग को एक्सप्लेन करें। ठीक है, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। 3 नंबर का है, 3 पॉइंट्स लिख देंगे, उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और जो भी पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करिए, की पॉइंट्स। आंसर को पॉइंट्स में लिखेंगे तो उसका एक, क्योंकि वो एक पॉइंट्स में जब आंसर होता है और सब हेडिंग होती है तो वो सीधा क्लियरली पढ़ने में आता है और जो आप कहना चाहते हो वो हाईलाइट हो जाता है, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है आंसर को चेक करने में, मार्क्स देने में। राइट हेडिंग एंड सब हेडिंग, हेडिंग और सब हेडिंग लिखनी चाहिए। एक्सप्लेन करो पॉइंट को, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड लाइन। पॉइंट्स में आपको जो भी जब आप सब पॉइंट्स लिख रहे हो कोई, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं जिनके ऊपर आप एग्जामिनर का ध्यान दिलाना चाहते हो या कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन होती है तो उसको अंडरलाइन करें और हाईलाइट करें। कॉलम्स, अगर कोई डिफरेंस करने वाला आंसर आता है, जैसे कि कंपैरिजन या डिफरेंस पूछा जाता है, तो उसको आप अलग तरीके से कॉलम में बना के करें और पॉइंट्स में करेंगे तो वो अच्छा रहता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में अंतर बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है और अंतर पूछा जा रहा है, इनके अंदर डिफरेंस करने के लिए पूछा जा रहा है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कॉलम बनाइए, कॉलम बना के 3 पॉइंट्स में आप आंसर कर दीजिए दोनों का। ऐसा नहीं है कि एक का तो आप 3 पॉइंट्स बता रहे हो और एक के आप 6 पॉइंट्स लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट्स अगर एक के हैं तो दूसरे के भी 3 पॉइंट्स ही लिखे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे ये लिखकर, 3 है तो 3 पॉइंट्स सब हेडिंग लिखकर, बाढ़, अकाल, क्लाइमेट चेंज जो भी है सारे, अटैक जिस तरीके के भी हैं, ये सारे पॉइंट्स लिखिए
और उनको एक्सप्लेन करिए, और जो भी कीवर्ड आ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है तो उसको हाईलाइट करिए, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान सीधा उस पॉइंट के ऊपर पड़े। बट कई बार बच्चे क्या करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ था, हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में आक्रमण हो गया था जिसकी वजह से इसका अंत हो गया। तब आप सोचो, इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे, 3 पॉइंट बच्चे ने इस तरीके से लिखे हैं, और दूसरा बच्चा 3 सब हेडिंग लिख रहा है, बाढ़ को एक्सप्लेन कर रहा है, अकाल को एक्सप्लेन कर रहा है, आक्रमण को एक्सप्लेन कर रहा है, जलवायु परिवर्तन जो है क्लाइमेट चेंज को भी एक्सप्लेन कर रहा है, और की पॉइंट्स जो हैं, उसकी कीवर्ड जो हैं उसको भी अंडरलाइन और हाईलाइट कर रहा है, तो किस बच्चे को फुल मार्क्स मिलेंगे? 3 नंबर। आप अंदाजा लगा सकते हो इससे। नेक्स्ट आ जाता है, कबीर और गुरु नानक जी की शिक्षाओं में समानता और असमानता बताइए। अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, देखो इसमें डिफरेंस करने के लिए भी पूछ रहा है और सिमिलैरिटीज भी पूछ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो इसका क्या है, मान लो अब ऐसा तो नहीं है 1.5 पॉइंट बताओगे, तो 2 सिमिलैरिटीज बता दो, 2 डिसिमिलैरिटीज बता दो। इसमें 3 नंबर का है, बेहतर तरीके से पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन भी कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक कॉपीज है जिसकी मैंने निकाली, अब देख लीजिए, इसमें एक आंसर दिया गया है, शायद कॉन्स्टेंटाइन से रिलेटेड है, रोमन एम्पायर से रिलेटेड ये है एक क्वेश्चन। इसके अंदर बच्चे ने सब हेडिंग भी डाली है कॉइनेज के बारे में, 6th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के टाइम के बारे में बताया है। 1000 साल हैं, और उसमें उसने किस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, हेडिंग डाली है, और हेडिंग डालने के बाद इन चीजों को एक्सप्लेन भी किया है। हेडिंग है यहाँ पे, हेडिंग के साथ देखो किस तरीके से पॉइंट्स डाले हैं 2, यहाँ पे फिर अगली हेडिंग आ गई और इसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं। इस तरीके से आपको साफ सुथरा करना है, क्लीन नजर आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में किसी तरीके की डिफिकल्टी ना हो, कॉपी भी साफ सुथरी लगे। आगे बढ़ते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 3, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय बच्चे, एक तो सब बच्चों को ये लगता है कि वो जितना ज्यादा हिस्ट्री में भरेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे उन्हें, पर लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। आप बहुत ज्यादा भी कुछ भी लिख दोगे और आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप 4 पेजेस भरोगे, 5 पेजेस भरोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। 8 मार्क्स का है, अगर 8 पॉइंट भी आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो लंबे लंबे, तो आपको मे बी 8 मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स लिखिए, हेडिंग लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए सारा, और की वर्ड को, की लाइंस जो भी हैं उनको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करता है। अब 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो किस किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के, ऐसा नहीं है कि सीधा 8 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन लिख दिया है और आपको वो करना है। 4 नंबर के 2 सेक्शन में डिवाइड हो सकता है एक क्वेश्चन, 2 चीजें पूछी जा सकती है 4 मार्क्स, या कोई डेफिनेशन पूछ ले रहे हैं और 6 नंबर का किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं, 2 और 6 नंबर का 8 नंबर हो गए, या सीधा कोई भी एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछ सकते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बताइए, पूरा सीधा 8 मार्क्स का पूछ लेंगे ये, ठीक है। और अगर 4 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के क्या स्रोत हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिंग जो भी फीचर्स हैं उसको बताइए। तो इन क्वेश्चंस में भी रिलेवेंट पॉइंट्स डालना जरूरी है। बाकी पॉइंट्स तो सारे सेम ही है, रिलेवेंट होना चाहिए, आंसर्स पॉइंट्स में होने चाहिए, और हेडिंग सब हेडिंग ठीक से मेंशन होनी चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए, और अगर डिफरेंस करने के लिए कुछ आ रहा है तो उसको कॉलम्स में डालो। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक कॉपी है, कुछ पिछले साल का ही पेपर है, ये 2-3 साल पहले का ही है शायद, तो ये पेपर मैंने लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें क्वेश्चन किया गया है, देखो एक 4-4 नंबर के पार्ट में एक क्वेश्चन 4-4 नंबर के सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 4 नंबर का पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में
जो भवन आते थे रॉयल सेंटर में, जिस तरीके के भी भवन थे उनके बारे में आप लोगों को बताना है। जैसे कि कौन कौन से भवन आते हैं, वो 4 मार्क्स के हैं, वो आपको डिफाइन करने हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में ये चीजें आती हैं, वो लिखिए। हजाराम बाग हो गया, लोटस कमल हो गया, और महानवमी डिब्बा हो गया, और जो भी पैलेस होते हैं, जो भी छोटे छोटे मंदिर आते हैं, उनको आप एक्सप्लेन कीजिए पॉइंट्स में बना के, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। 4 नंबर का ये हो गया। और फिर 4 नंबर का ये आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्रों की क्या उपयोगिता थी। अब इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि धार्मिक केंद्र कौन कौन से थे, इसमें पूछा जा रहा है कि धार्मिक केंद्रों का जो यूज है वो किस काम में आते थे, वो आपको यूजेस बताने हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है। अब बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि उन्होंने एक चीज को डिफाइन कर दिया है, दूसरी चीज को छोड़ दिया है, या दूसरी चीज का सिर्फ 2 लाइनें बता दी हैं, और एक ही चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से आता है उसको डिफाइन कर दिया। मान लो रॉयल सेंटर जो है उसके बारे में बच्चे ने बहुत ज्यादा बता दिया, बहुत सारा आंसर लिख दिया, भर दिया पेजेस। और दूसरा जो है, जो धार्मिक केंद्र है उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, वो एक छोटे से पैराग्राफ में या 1-2 पॉइंट लिख दिए बस। तब आप सोचो, जब बच्चे ने क्वेश्चन 4 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, तो अगला जो पार्ट है 4 मार्क्स का, उसमें से उसको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, आधा मिलेगा, जितना भी जो भी आंसर उसने जिस तरीके से भी स्ट्रॉन्ग लिखा है या आंसर ऐसी बना बना के लिखा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो 4-4 नंबर के हैं दोनों, तो 4-4 नंबर के अकॉर्डिंग ही दोनों को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि एक को तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं और पूरे मेरे को 7 नंबर मिल जाएंगे या 6 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 2 पूछे गए हैं तो दोनों को 4-4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन करना है, और मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल डाला। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हो, और गांधी जी के रोल के बारे में भी पूछ रहे हैं, और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के रेफरेंस में बताना है, और गांधी जी की नेशनल मूवमेंट में क्या रोल था वो भी बताना है, किस तरीके से उन्होंने इसको चेंज किया था, इसके नेचर को चेंज कर दिया था नेशनल मूवमेंट के। तो अब एक 6 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्यों विड्रॉ कर लिया था, 2 नंबर का ये है। अब आप देखो, नेशनल मूवमेंट भी आ रहा है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी है, और कैसे इस आंदोलन को विड्रॉ किया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में भी पूछा जा रहा है। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी ने किस तरीके से नेशनल मूवमेंट के नेचर को चेंज कर दिया, या उनका नेशनल मूवमेंट में क्या रोल था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते। अब यहाँ पे नेशनल मूवमेंट के नेचर को चेंज कैसे किया गांधी जी ने, ये भी आ रहा है, और आपको रेफरेंस लेना है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से, असहयोग आंदोलन के रेफरेंस में ही आपको ये चीज बतानी है। तो 2 सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एक तो नेशनल मूवमेंट में क्या रोल था गांधी जी का, और असहयोग आंदोलन वाला जो है। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो सिर्फ गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा था उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है, क्या पूछा जा रहा है, क्या आपको एक्सप्लेन करना है, इस चीज का ध्यान रखिए, तब आप अपना आंसर दीजिए। अब आप गांधी जी के रोल के बारे में पूछ रहे हैं नेशनल मूवमेंट में, उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, 2-4 लाइनों में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आए थे, और फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में ही आपको सारा बताना है, क्योंकि उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद फिर इस आंदोलन को विड्रॉ करने का क्या रीजन था, कि जो चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था गोरखपुर में, तो उसकी वजह से विड्रॉ किया गया था ये। तो 2 नंबर का ये है। अगर आप ये नहीं लिख पाते क्यों विड्रॉ हुआ, तो 2 नंबर आप सोच लीजिए वो चले गए आपके, वो 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत के विभाजन के काल में आम लोगों के दर्दनाक
अनुभवों का वर्णन करना है कि लोगों के जो पार्टीशन के टाइम में एक्सपीरियंसेस थे, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस जो रहे थे, उसके बारे में आपको बताना है। और ये सीधा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। हेडिंग डाल के विभाजन के समय में लोगों के दर्दनाक अनुभव ये थे, सब हेडिंग डालिए और उनको एक्सप्लेन कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उनको हाईलाइट कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक और तरीके से आता है, सिर्फ महिलाओं के बारे में पूछा जाता है कि पार्टीशन के टाइम पे जो फीमेल्स थी, औरतों के क्या अनुभव रहे थे। ठीक है, अब औरतों के अनुभव पूछे जा रहे हैं अगर किसी क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ औरतों के अनुभव के बारे में ही बताना है। अब बच्चे उसमें क्या करते हैं कि ये वाला आंसर भी मिक्स कर देते हैं, बाकी लोगों के भी एक्सपीरियंसेस को बता देते हैं, और फिर सोचो मार्क्स उनके कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर पर्टिकुलर फीमेल्स के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ उन्हीं को रेफरेंस में लेकर बताना है आंसर, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी बता सकते हो, पर मेनली आंसर तो फीमेल के लिए पूछा जा रहा है कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। बट अगर जब लोगों के बारे में पूछा जा रहा है तो लोग में तो सभी तरीके के लोग आ जाते हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन को समझकर एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 मार्क्स का एक पैराग्राफ होता है, 3 पैराग्राफ आएंगे ऐसे, और इस पैराग्राफ को करने में बच्चे कई तरीके की छोटी छोटी सी जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ एक पिछले साल, पता नहीं 2-3 साल पहले का ही एक पेपर है, तो वो मैंने लिया है। अब यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ तो मैं नहीं पढ़ूंगी, इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। और बच्चे क्या करते हैं, जब पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चे पूरा का पूरा पैराग्राफ में से ही, सोर्स बेस्ड पैराग्राफ है तो इसी में से उतार देते हैं सारा का सारा आंसर, सोचते हैं कि मतलब मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। मार्क्स गेन करने में ये बहुत हेल्प करते हैं, पर अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक बेहतर तरीके से आप आंसर देंगे इसका, तो मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। बर्नियर ने सती प्रथा का विवरण किस प्रकार से दिया है? बर्नियर ने भारत में जो सती प्रथा जो थी उसका किस तरीके से वर्णन दिया है ये बताना है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं से लाइन, आधी लाइनें उठा लेते हैं कि उसे लकड़ियों पे बैठाया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए ताकि वो भाग ना जाए। इस स्थिति में उसे मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। पैराग्राफ में से ही 4-5 लाइनें उठा के डाल देते हैं। बट आप देखो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप एक प्रॉपर तरीके से आंसर दोगे ना। बर्नियर ने सती प्रथा का विवरण इस तरीके से दिया है कि एक छोटी सी 12 साल की बच्ची को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा है, वो डर रही है। तो इस तरीके से जो भी चीजें है वो आप एक्सप्लेन करें अपनी लैंग्वेज में, ये नहीं कि पैराग्राफ में से ऊपर से नीचे से 4 लाइनें उठा के आप डाल दो। नेक्स्ट आ जाता है, क्वेश्चन समझना भी जरूरी है और क्या पूछा जा रहा है। बर्नियर ने महिलाओं के साथ किए जाने वाले बर्ताव को पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक कैसे माना? ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में महिलाओं के साथ जिस तरीके का बिहेव किया जाता है उसको कैसे एक डिफरेंस माना कि वेस्ट में महिलाओं के साथ अच्छा बिहेव किया जाता है और भारत जैसी, मतलब इंडिया में महिलाओं के साथ में अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता। तो किस चीज, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसको लेकर उसने ये सोच बनाई है? तो सती प्रथा को लेकर उसने ये सोच बनाई है, एक छोटी सी बच्ची के साथ में जो बिहेव किया जा रहा था। ठीक है, इसको लेकर उसकी ये सोच थी। तो आपको ये इंसिडेंट बताना है कि एक बच्ची के साथ में ऐसे ऐसे हो रहा था और अपने तरीके से, एक बेटर तरीके से। ठीक है, तो इस इंसिडेंट को उसने एक डिफरेंस करने का एक तरीका मान लिया था। तो इस आंसर को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग कितनी लाइनें आनी चाहिए उस हिसाब से, ये नहीं कि बहुत ज्यादा भर दें और एक ही लाइन में खत्म कर दे। 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से वर्ड्स भी आपके होने चाहिए, वो लाइन भी 3 लाइनों में खत्म करें। यानी एक लाइन में कि एक बच्ची के साथ में उसको जला रहे थे, खत्म आंसर। नेक्स्ट आ जाता है, बर्नियर द्वारा भारतीय महिलाओं के चित्रण का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। भारतीय महिलाओं का जो उसने एक सोच बनाई थी, क्रिटिकली एनालिटिक करना है आपको, क्रिटिकली बताना है कि किस तरीके से उसने महिलाओं को लेकर एक सोच बना ली थी। तो ये क्वेश्चन समझने में बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। बच्चे क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर लिखा था कि बच्ची को जबरदस्ती जला रहे हैं,
दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ही आंसर डाल दिया और तीसरे क्वेश्चन में भी सेम यही चीज उठा के डाल दी पैराग्राफ से। तो इसमें ये नहीं आएगा, ये हमें क्रिटिकली बताना है कि उसकी ये जो सोच थी ये गलत थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक इंसिडेंट सती प्रथा को लेकर ही अपनी राय बना ली थी। भारत के बारे में महिलाओं के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें महिलाएं इवन एग्रीकल्चर के कामों में अपने हस्बैंड के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं। और जहाँ पे व्यापारी फैमिली होती है, व्यापार करते हैं, तो वहां पर भी वो हेल्प करती हैं अपनी फैमिली को काम में उनके। तो इस तरीके से एक राय बना लेना उसका गलत था, एक साइड को देखकर नेगेटिव थॉट बना लेना वो गलत था। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। अब मैप के बारे में आ जाता है। 5 नंबर का मैप होता है और मैप है सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट। 5 नंबर का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हल्का फुल्का सा भी इधर उधर भर दोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं, बट पूरी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए वो। अब मैंने यहाँ नेशनल मूवमेंट का एक एग्जाम्पल लिया है मैप का, देख लेते हैं। मैप दो तरीके से आपको भरने के लिए आता है। पहला तो लोकेट करने के लिए, कि आपको जगह दे दी जाती है, नागेश्वर और कालीबंगन को इंडिया के मैप में भर के दिखाइए। और दूसरा आ जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको 3 जगह पॉइंट बना दिया जाएगा, जैसे कि पॉइंट नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपको बना दिया जाएगा और ये आपको इंडिया के मैप में भर के दिखाना होगा। आइडेंटिफाई करो इस जगह पे क्या सेंटर था, कौन सा सेंटर इस जगह पे लोकेटेड था। ठीक है, तो वो आपको खुद को पहचानना होगा और फिर भरना होगा। अब मान लो ये क्वेश्चन जो लोकेट करने वाला आता है ये 2 तरीके से आता है, नागेश्वर और कालीबंगन पूछ लिया, या फिर और करके कुरु और पांचाल, ऐसे 2 वर्ड और दे दिए। तो बच्चे क्या करते हैं, एक नागेश्वर भर दिया और एक कुरु आता है तो वो भर दिया। ऐसे नहीं, अगर आपको चॉइस दी जा रही है नागेश्वर और कालीबंगन इन दोनों को भरना है, या फिर कुरु और पांचाल इन दोनों में से किसी एक को भरना है, ऐसे नहीं कि एक इधर से भर दिया एक उधर से भर दिया। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नागेश्वर जो है ये गुजरात के तट पे इधर है, तो आपको ये यहाँ पे भर के दिखाना होगा, और कालीबंगन जो है यहाँ इधर राजस्थान में पड़ जाता है, तो आपको ये इधर भर के दिखाना होगा। ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिफाई करने के लिए आ रहा है, तो आपको 3 जगहें बना दी। अब देखो एक सेंटर ये वाला बना दिया। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 15 चैप्टर है आपके, 15 चैप्टर में कितने सारे मैप है। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चोरा चोरी ही भरना है, यहाँ पे किसी और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी जो जगह आ रही है वो आप पहचान कर भर सकते हो। बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी जगह यहाँ पे आती है, तो इस तरीके से आप कोई भी जगह भर सकते हो। जरूरी नहीं है कि चोरी चोरा ही भरना है, यहाँ पे कोई और चैप्टर से रिलेटेड जगह लोकेटेड है तो आप वो भी भर सकते हो। और ये जो है ये बिहार में चंपारण जो है, ये यहाँ पे कोई भी चैप्टर से रिलेटेड जगह आ रही है तो वो आप भर सकते हो। यहाँ पर देखो अहमदाबाद, यहाँ पे इसको बताया गया है, तो गुजरात में हड़प्पा से रिलेटेड कितनी सारी जगहें हैं, और बहुत मतलब डांडी वगैरह कितनी सारी जगहें आ जाती हैं। तो आप कुछ भी भर सकते हो जो यहाँ गुजरात में आती है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आपको यही भरना है, वो आंसर आपका राइट होगा, बट उस जगह में लोकेटेड होना चाहिए वो, और इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और मेरे इस एक्सपीरियंस ने आपको काफी हेल्प की होगी पेपर को अटेम्प्ट करने में।